हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग वांट ऑफ फैक्टर के विषय में पढ़े थे। किसके विषय में पढ़े थे? वांट ऑफ फैक्टर में एसोसिएशन, डिसोसिएशन और वांट ऑफ फैक्टर जो आपका चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था उसका जो दूसरा रूप होता है। वांट ऑफ फैक्टर में चारों को एक एक करके देखे थे और उससे संबंधित बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे। और आज हमारा जो लास्ट लेक्चर आपका ये इसका थ्योरी का लास्ट लेक्चर आपका सॉल्यूशन का होने वाला है। और ये लेक्चर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल और बिल्कुल आसान लेक्चर है। लेकिन ये आसान इस मायने में आपको हम कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी थियोरटिकल टाइप का है। इसमें बहुत कम कैलकुलेशन है, लेकिन जेई में क्वेश्चंस इससे कई एक बार पूछा है। आज हम कुछ क्वेश्चन का चर्चा भी करेंगे। तो आज हमारा ये चैप्टर जो होगा वो बिल्कुल आपका लास्ट कर जाएगा। लेकिन इसके बाद हमारे पास बचेगा क्या? तो आपको जेई मेंस में जो क्वेश्चंस पूछा गया है, यानी आपका आईआईटी जेई में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस को करवाना बचा हुआ रह जाएगा। आज के बाद जो आईआईटी में जो 10 इयर्स के क्वेश्चंस आपको होंगे, 10 इयर्स यानी विद इन 10 इयर्स तक, यानी आईआईटी में 10 साल तक, ठीक है, जो सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया होगा उन सारे क्वेश्चंस का एक सेट हम लोग बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में होंगे, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी क्वेश्चंस हम लास्ट में प्रैक्टिस कर लेंगे। और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीटली एंड कर जाएगा। क्या कर जाएगा? पूर्ण रूपेण बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये बहुत खूबसूरत सा लेक्चर जो आपके बीच लाया गया है आप ही के यूट्यूब चैनल शारदा केमिस्ट्री पर। किस पर लाया गया है? शारदा केमिस्ट्री पर। ये आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल है जिस पर आपको इंग्लिश मीडियम में आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उनको पढ़ाया जा रहा है, बोर्ड का प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। अदरवाइज इसके साथ आपको जेई का और नीट का कंटेंट साथ में प्रोवाइड करवाया जा रहा है और उसके क्वेश्चंस भी उस लेवल के करवाए जा रहे हैं। तो आप ऑब्वियसली शारदा केमिस्ट्री को फेवर जरूर करना चाहिए। आप लोग को बेहतर रिजल्ट का अपॉर्चुनिटी आपको शारदा केमिस्ट्री देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा ये लेक्चर बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा लेक्चर होने वाला है जिसका नाम क्या है? लेक्चर आपका सॉल्यूशन चैप्टर का आपका सॉल्युबिलिटी एंड हेनरी लॉ। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो सॉल्युबिलिटी और हेनरी लॉ के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये प्यारा सा लेक्चर जो आपके बीच लाया गया है, सॉल्युबिलिटी और हेनरी लॉ। तो पहले हम सॉल्युबिलिटी को पढ़ेंगे, देन आफ्टर हेनरी लॉ को पढ़ेंगे और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन। लेकिन आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। उम्मीद है आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला टॉपिक हम सॉल्युबिलिटी जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है वो जानते हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं वो आप सीधे शारदा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर जाइएगा। आपको हिंदी मीडियम में बोर्ड का सारे कंटेंट आपको मिलेंगे। स्टेट बोर्ड के जितने भी बच्चे होंगे उसका सारा कंटेंट वहाँ दिया जा रहा है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट जो है वो आपको सॉल्वेंट में अगर डिजॉल्व हो जाता है उसी को क्या कहा जाता है? सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। तो सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए पार्टिकुलर सॉल्वेंट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक निश्चित ताप एवं दाब पर, ठीक है, एक निश्चित विलायक में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप सॉल्यूट को डिजॉल्व कर देते हैं, उसी को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है, फटाफट इसको डिफाइन कर लीजिए। क्या डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolves in a particular solvent at particular temperature and pressure, at a particular temperature and pressure। प्रेशर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, इसी को क्या कहा जाता है? सॉल्युबिलिटी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में
किसी निश्चित ताप पर यानी किसी डेफिनिट टेम्परेचर या डेफिनिट आपको प्रेशर पर डेफिनिट सॉल्वेंट में, क्योंकि सॉल्वेंट अगर अलग अलग लीजिएगा तो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी चेंज कर जाती है। तो किसी निश्चित सॉल्वेंट में एट ए पार्टिकुलर सॉल्वेंट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड पार्टिकुलर आपका प्रेशर किसी सॉल्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना डिजॉल्व कर सकते हैं, वही आपका ये होता है। ठीक है, इसके बाद सॉल्युबिलिटी डिपेंड किस पर करता है, तो उसकी कहानी देखते हैं। तो सॉल्युबिलिटी आपका डिपेंड्स करता है किस किस पर डिपेंड्स करता है, उसको देख लीजिए। तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन पहला पॉइंट आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स के नेचर पर पहला नंबर पॉइंट। दूसरा आपको डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, और तीसरा आपका प्रेशर पर। दूसरा किस पर? टेम्परेचर पर, और तीसरा किस पर डिपेंड करेगा? तो प्रेशर पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? प्रेशर पर, यानी टेम्परेचर पर, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर, और तीसरा आपका प्रेशर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये आपको सॉल्युबिलिटी था। और यूनिट जो होगा इसका क्या होगा वो जानते हैं। यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होगा वो जान लीजिए। यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी आप लोग लिख सकते हैं, इसको आसानी से लिख सकते हैं। यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी में ग्राम पर लीटर और मोल पर लीटर। ठीक है, यानी सॉल्यूट के कितने मोल्स जो होते हैं वो आपको सॉल्यूट के कितना मोल 1 लीटर में मिलाया जाता है। ठीक है, या सॉल्यूट के कितने ग्राम 1 लीटर में मिलाए जाते हैं। तो ऐसे आपका यूनिट आसानी से आप लिख सकते हैं। तो ग्राम पर लीटर या फिर मोल पर लीटर इसका यूनिट होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का पहले कहानी पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो हमारा पहला था स्टेप, उसको पहले पढ़ते हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर कैसे डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी सॉल्युबिलिटी नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर कैसे डिपेंड करेगा उसका कहानी हम जानने की कोशिश करते हैं। और हमारा पहला पॉइंट जो इसमें होगा वो आपका क्या होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या ऐसे लिख सकते हैं आपको लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक, लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक, लाइक वाला लाइक में मिलता है। क्यों? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ड्यू टू सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अभी हम समझाते हैं इसको कैसे होता है। सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ड्यू टू सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे आपका इसमें पहला नंबर पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं? लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक, यानी पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर, पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर, पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर। पोलर आपका पोलर में मिलेगा। पोलर किसको बोलते हैं? तो वैसे सब्सटेंस जो आसानी से आयनिक फॉर्म में चेंज कर जाए, नहीं आसानी से केटायंस और एनायंस में अगर टूट जाता है कोई सब्सटेंस, उसी को पोलर बोलते हैं। जैसे इसका हम एक एग्जांपल आपको दे सकते हैं। जैसे बेंजीन डिजॉल्व्स इन टॉलिन लिख सकते हैं, या फिर आपका वाटर में किसी चीज़ को मिला दीजिए। वाटर में आप NaCl को मिला दीजिए। ठीक है, वाटर में किसको मिला दीजिए? NaCl को मिला दीजिए। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नमक आपका क्या होता है? NaCl डिजॉल्व्स इन H2O, डिजॉल्व्स इन H2O। बेंजीन डिजॉल्व्स इन टॉलिन्स, ये भी लिख सकते हैं। बेंजीन को आप टॉलिन में मिला दीजिए। तो ऐसे आयनिक सब्सटेंस जैसे NaCl आपको आसानी से क्या हो जाएगा, ये आपके आयनिक सब्सटेंस है, नहीं पोलर है। काहे कि ये आसानी से Na+ और Cl- में टूट जाएगा, और इसको आप तोड़ेंगे तो ये भी आसानी से H+ और OH- में टूट जाएगा। ठीक है, और आसानी से आपका जो कंपाउंड बनाना होगा वो कंपाउंड आपको बना लेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपको पोलर का कहानी था। दूसरा लाइक वाला में ही है। ये पहला नंबर पॉइंट लाइक वाला में ये A नंबर है, और दूसरा ये B नंबर देख सकते हैं। अनलाइक या नॉन पोलर डिजॉल्व्स इन लाइक वाला का कहानी पहले समझ लीजिए। नॉन पोलर डिजॉल्व्स इन, नॉन पोलर डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर कहने का मतलब पोलर आपका सॉल्यूट होगा। पोलर आपका यहाँ पर जो इसको हम दिखा रहे हैं जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका सॉल्यूट है और ये आपका क्या है, तो सॉल्वेंट है। दोनों आपका एक ही नेचर का है। ये क्या है, सॉल्वेंट है, और यहाँ पर भी सॉल्यूट भी आपका क्या होगा, नॉन पोलर होगा,
और सॉल्वेंट भी आपके क्या होंगे, तो नॉन पोलर होंगे। सॉल्यूट भी नॉन पोलर होगा और सॉल्वेंट भी क्या होगा हमारा, नॉन पोलर होगा। तो नॉन पोलर आपके नॉन पोलर में मिलते हैं, यानी आपका जो आसानी से आयनिक फॉर्म में नहीं टूटेगा, तो समान नेचर का होगा, तो दूसरा भी समान नेचर से मिलेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, नैप्थलीन डिजॉल्व्स इन बेंजीन। आप दे सकते हैं नैप्थलीन का, नैप्थलीन डिजॉल्व्स इन बेंजीन। नैप्थलीन आपका किस में मिलेगा, बेंजीन में मिलेगा। तो ये आपको नेचर के हिसाब से हम बता रहे हैं कि नेचर के हिसाब से सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको कैसे मिलते हैं, वो कहानी आपको बताया जा रहा है कि नेचर के हिसाब से सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में कैसे मिलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जानेंगे क्या, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन के वजह से, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का चर्चा कई एक बार मैंने आपसे किया है, तो जरा सा हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ इसमें आते हैं, उसका चर्चा कर लेते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, जरा हम उसका चर्चा कर लेते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एडिक्वेट अमाउंट में सॉल्यूट आपको सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो। ठीक है, एक निश्चित टेम्परेचर पर, एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, या इन ए पार्टिकुलर सॉल्वेंट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जितनी सॉल्यूट की आवश्यकता होती है किसी निश्चित तापमान पर या निश्चित प्रेशर पर, आपको जितने सॉल्यूट की आवश्यकता होती है उतना सॉल्यूट अगर किसी टेम्परेचर में यानी किसी सॉल्यूशन में उपस्थित रहता है, इट मीन्स कि वो आपका कौन सा सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो इसको भी सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं, क्या डिफाइन कर सकते हैं, द सॉल्यूशन इन विच एडिक्वेट अमाउंट, इसको भी सिंपली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्या डिफाइन कर सकते हैं, द सॉल्यूशन इन विच, देखिएगा, द सॉल्यूशन इन विच एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में, एडिक्वेट यानी नो मोर अमाउंट, न ज़्यादा और न कम, नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in, no more amount of solute, no more amount of solute present in solution at a definite temperature and pressure, at a definite temperature and प्रेशर, निश्चित ताप एवं दाब पर जितनी चाहिए। जैसे आपको 5 रोटी का भूख है और 5 ही रोटी आपको मिल गया तो आप बिल्कुल स्टेबल है, आप बिल्कुल क्या है, स्टेबल है। ठीक है, वही स्टेबल फॉर्म आपका सैचुरेटेड कहलाता है। 5 रोटी का भूख है, 5 मिल गया, स्टेबल है। 5 से कम आपको 3 रोटी खाने के लिए मिल गया, इट मीन्स क्या, कुछ पेट भरा और कुछ खाली रह गया, नहीं। और 5 के जगह पर 7 दे दिया जाएगा तो ऊपर तक आ जाएगा, कहाँ तक आ जाएगा, ऊपर तक आ जाएगा, तो वो आपको अनसैचुरेटेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अनसैचुरेटेड हो जाएंगे। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं, उसका कहानी देखते हैं। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ solute is dissolves in solution at a particular temperature and pressure, at a particular temperature and pressure। ठीक है, किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर में जितना चाहिए उससे ज़्यादा अमाउंट में अगर सॉल्यूट उसमें उपस्थित हो जाए, उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता या उसको आपस में डिजॉल्व करने की क्षमता अगर किसी सॉल्यूशन के पास आ जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या कहते हैं, उसी को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आपको समझ में आ गया होगा। और इन दोनों को देखने के बाद हम एक प्रॉपर डेफिनीशन आपका इसका लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा डेफिनीशन आपको हम यहाँ से निकाल के दे सकते हैं कि वो खूबसूरत और प्यारा सा डेफिनीशन आपको क्या आ जाएगा,
वो आप जानने की कोशिश करेंगे तो ये खूबसूरत और प्यारा सा डेफिनेशन जो आएगा वो आपका क्या आएगा, सॉल्युबिलिटी का। तो सॉल्युबिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको यहाँ से निकल के आएगा कि द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन, यानी क्या, द कंसंट्रेशन, बहुत सारे कंसंट्रेशन हम पढ़े तो यहाँ पर बहुत अच्छा डेफिनेशन एक निकल के क्या कि द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूट का उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कर दीजिए, किस सॉल्यूशन में, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, किस सॉल्यूशन में, इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ज़्यादा वाला नहीं, अनपच खाना नहीं है, ना ज़्यादा ना कम, हमको चाहिए कैसा, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड मतलब क्या, जितनी सॉल्यूट की आवश्यकता हो उतना ही सॉल्यूट आपको किसी भी सॉल्यूशन में मिला हो, उससे ना ज़्यादा और उससे ना कम, बिल्कुल स्टेबल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका सॉल्युबिलिटी का कुछ कंटेंट था जो मैंने आपको बताया कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, नेचर पर कैसे डिपेंड करता है। अब हम दूसरा पॉइंट का चर्चा कर रहे हैं, किसका, तो टेम्परेचर का चर्चा करते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट हमारे पास क्या था, तो टेम्परेचर था, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देख लिए। अब हमारा पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर के हिसाब से जब आप देखिएगा तो टेम्परेचर के ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर जो है वो आपका सॉल्युबिलिटी कैसे चेंज करता है वो आपको समझना होगा। तो उसको समझते हैं ली चैटेरियर्स के प्रिंसिपल के हिसाब से। वैसे हम समझ सकते हैं क्या है, तो टेम्परेचर के हिसाब से अगर देखिएगा तो मैं आपको बताता हूँ कि सॉल्यूट जो होता है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट, यानी ये आपका टेम्परेचर मुख्य रूप से जो प्रभावित करता है वो किस प्रकार के सॉल्यूशन को करता है, तो जब सॉल्यूट जो होगा वो आपका सॉलिड होगा, ठीक है। सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन लिक्विड सॉल्वेंट, सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन लिक्विड सॉल्वेंट। हम लिख सकते हैं सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन लिक्विड सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट, तो लिक्विड सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट को लिक्विड सॉल्वेंट में आप डिजॉल्व कीजिएगा तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर दो प्रकार के क्या होते हैं, इक्वेशन होते हैं। दो प्रकार के इक्वेशन होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेल एच यानी हीट के हिसाब, ऑन द बेसिस ऑफ डेल एच जो होगा, सॉल्यूशन जो होंगे वो आपके दो तरह के होंगे और इसका सॉल्युबिलिटी जो होगा वो क्या होगा, कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिए। तो डेल एच में आपका एक आपका इंडोथर्मिक हो जाएगा। इंडोथर्मिक वैसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपको हीट देना पड़ता है। एक आपका एक्जोथर्मिक हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, तो एक्जोथर्मिक हो जाएगा। एक्जोथर्मिक रिएक्शन से हमको हीट मिलता है। इंडोथर्मिक में हम हीट देते हैं और एक्जोथर्मिक में हमको हीट मिलता है। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन में आप अगर टेम्परेचर को बढ़ाइएगा, इंडोथर्मिक में क्या कीजिएगा, टेम्परेचर को बढ़ाइएगा, तो चाहिए भी इसको टेम्परेचर, तो आप जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा, यानी सॉल्युबिलिटी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी आपका इंक्रीज कर जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। और एक्जोथर्मिक में क्या कीजिएगा, टेम्परेचर को आप घटाइएगा। एक्जोथर्मिक में आप क्या कीजिएगा कि टेम्परेचर को आप डिक्रीज कीजिएगा, घटाइएगा, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगा, घट जाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाने पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये कहानी आपको किस में देखने को मिलेगा, तो टेम्परेचर में देखने को मिलेगा। और ये ली चैटेरियर्स के सिद्धांत से हम समझ सकते हैं। ली चैटेलियर के सिद्धांत से क्या कर सकते हैं, हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो ये जो बताया गया आपको अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल के आधार पर आपको बताया गया, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर का कहानी था। तीसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो किसका टॉपिक था बेटा, तो तीसरा हमारे पास टॉपिक था प्रेशर। तीसरा क्या था, प्रेशर। तो प्रेशर जनरली, प्रेशर और टेम्परेचर जो होता है वो आपको सॉलिड लिक्विड को कम प्रभावित करता है। नोट का एक पॉइंट लिख सकते हैं कि प्रेशर एंड टेम्परेचर मैं आपको बोल के बता देता हूँ कि प्रेशर और टेम्परेचर जो होता है वो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन को कम प्रभावित करता है। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन को प्रेशर और टेम्परेचर कम प्रभावित करता है क्योंकि इसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी जो होती है, सॉलिड और लिक्विड का जो कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है वो आपको बहुत कम होता है। कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होते हैं,
बहुत कम होते हैं, कम कंप्रेस होता है, इसीलिए आपको प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है उसको कम प्रभावित करता है। तीसरा आपका दिया हुआ है प्रेशर। तो प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है मुख्य रूप से वो किस में देखने को मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर जनरली सीन इन गैसेस। इफेक्ट ऑफ प्रेशर जनरली सीन इन गैसियस सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन जो होंगे या गैसियस मिक्सर जो होंगे उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब आपका गैसियस या गैसेस, इन गैसेस लिख दीजिए, किस में देखने को मिलेगा, तो इन गैसेस में आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। और ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो गैसेस डिजॉल्व्स इन लिक्विड सॉल्यूशन। गैसेस सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन लिक्विड सॉल्वेंट। लिक्विड सॉल्वेंट, जब गैसेस सॉल्यूट आपका किस में मिला होगा, लिक्विड सॉल्वेंट में मिला होगा, तब आपको इसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा, प्रेशर का इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसी को समझाने का काम कौन किया था, तो इसी को समझाने का काम आपको हेनरी ने किया था। ठीक है, और यहीं से हेनरी लॉ बाहर निकलता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, solubility of gases in liquid is directly proportional to the क्या, is directly proportional to partial pressure of gas above liquid solution, directly proportional to partial pressure of gas in liquid, partial pressure of gas above liquid surface, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एवं लिक्विड सरफेस। यानी यहाँ से क्या समझे कि सॉल्युबिलिटी, गैस यानी लिक्विड में जो गैस को डिजॉल्व किए जाते हैं वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। लिक्विड के सतह के ऊपर जो आपका पार्शियल प्रेशर होगा उस पर डिपेंड करेगा। लिक्विड के सतह के ऊपर अगर पार्शियल प्रेशर अधिक हो जाएंगे तो आपका गैस का सॉल्युबिलिटी जो लिक्विड में हो जाएगा, जो गैस आपका लिक्विड में मिला होता है उसकी मिलावट बढ़ जाएगी, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर ये पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा तो गैस का डिजॉल्वमेंट जो होगा, लिक्विड में जो डिजॉल्व होगा वो एबिलिटी उसका घट जाएगा, तो वो कम सॉल्युबल होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। और यहाँ से हमारे पास एक आपको लॉ आता है और इसी लॉ को हम इसी को क्या बोलते हैं, तो इसी को हेनरी लॉ कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है बेटा, इसी को हम लोग हेनरीज लॉ बोलते हैं। यही आपका क्या कहलाता है, हेनरी लॉ, आपको यही बताया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट हमारे पास क्या है कि आपका मोल फ्रैक्शन इज यूज टू मेजर सॉल्युबिलिटी। हम लोग एक नोट का पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मोल फ्रैक्शन is used to measure the solubility of solution containing gaseous solute and liquid solvent। लिक्विड सॉल्वेंट और गैसियस क्या कहता है, गैसियस सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट में मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सॉल्युबिलिटी को मेजर करने के लिए। यानी आपको जब गैस को लिक्विड में मिलाया जाएगा तो वहाँ गैस का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो मोल फ्रैक्शन किसको दर्शाएगा, तो सॉल्युबिलिटी के मेजरमेंट को दिखाने का काम करता है। यह आप ऑब्वियसली समझ गए होंगे। तो मोल फ्रैक्शन आपका लिक्विड में, अगर मान लीजिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज करेगा, इट मीन्स क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इंक्रीज है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्युबिलिटी गैस का होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहीं से आपका हेनरी का लॉ आया था। वो क्या आया हेनरी का लॉ, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आपको हेनरीज लॉ आए थे, वो हेनरीज लॉ आपका क्या आया था, तो यहाँ से हेनरी का नियम आया। और वो नियम क्या आया कि आपका जो होता है pH यानी सॉल्युबिलिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हेनरी ने बताया था कि सॉल्युबिलिटी जो होंगे
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए किसके, तो प्रेशर के। प्रेशर को बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सॉल्युबिलिटी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके होगा, और सॉल्युबिलिटी जो होगा वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है। और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी नहीं, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। प्रेशर जो होगा वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। और यहाँ से जब दोनों को आप कंबाइन कीजिएगा, दोनों को कंबाइन कीजिएगा तो बात तो बराबर ही होगा, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो यहाँ से दोनों को आप अगर कंबाइन कीजिएगा तब आपको क्या आ जाएगा वो आप देखिएगा। तो दोनों को कंबाइन कीजिएगा तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, जो सॉल्युबिलिटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दोनों को जैसे ही कंबाइन कीजिएगा तो यह आपका सॉल्युबिलिटी, या दोनों को ऐसे कीजिए तो ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और यहीं से आपका एक इक्वेशन आता है P बराबर KH गुने मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और दिस इज कॉल्ड हेनरीज इक्वेशन। इसी को क्या कहा जाता है, हेनरीज इक्वेशन कहा जाता है। क्या, P बराबर KH गुने मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और ये जो आपका हेनरीज इक्वेशन आपको आया, ये किसको दिखाता है, तो P पार्शियल प्रेशर गैस का होता है। यहाँ पर P क्या होता है तो इसके विषय में बता देते हैं। ये आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एबव लिक्विड सरफेस, एबव लिक्विड के सतह से ऊपर जो आपका पार्शियल प्रेशर होगा ये होगा। और KH का मान यहाँ क्या हो जाता है, तो KH आपका हेनरीज क्या हो जाएगा, हेनरीज कांस्टेंट फॉर ए गैस, हेनरीज कांस्टेंट फॉर ए गैस। किसी गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट का क्या मान आएगा, और ये आपके क्या हो जाएंगे, तो मोल फ्रैक्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये गैस का क्या हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका अगर डायग्राम आप देखिएगा तो डायग्राम भी वेरी सिंपल आपको डायग्राम आएगा। तो एक तरफ आपको क्या करना है, यहाँ पर डायग्राम भी दिखा देते हैं छोटा सा। एक तरफ आपको प्रेशर ले लेना है, गैस का प्रेशर, ठीक है। और एक तरफ आपको क्या लेना है, तो एक तरफ गैस का प्रेशर ले लिया और दूसरे तरफ मोल फ्रैक्शन ले लीजिए, किसका, गैस का। और जब इसके डायग्राम को देखिएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा है। और यहाँ पर जो आप लीजिएगा कहीं पे एक स्लोप ले लीजिए या आप थीटा ले लिए। ये थीटा जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको स्लोप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका स्लोप हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, तो स्लोप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपके स्लोप हो जाएंगे। और ये स्लोप किसको दर्शाएगा, तो स्लोप बराबर क्या होता है, टेन थीटा P अपॉन H, यानी प्रेशर ऑफ गैस बटा, यानी ये स्लोप आपको किसको दर्शाएगा, तो यहाँ से KH को दर्शाएगा। क्या है कि KH बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर बटा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, KH को दर्शाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो P अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको स्लोप दर्शाता है। जो ये स्लोप जो डायग्राम है ये P अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस देख रहे हैं, P बट्टा इसको दर्शा रहा है, और यही KH के बराबर होता है जो यहाँ इक्वेशन से दिखाई आपको दे रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो प्रेशर का भी कहानी हमने देख लिया। और KH का यूनिट अगर लिखिएगा तो KH आपका क्या है बेटा, ऊपर आपका प्रेशर है, नीचे नंबर ऑफ मोल्स का कोई यूनिट नहीं होता है। तो यूनिट जो आपका KH का लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, आगे देख लेते हैं। हेनरीज लॉ था, मैंने बता दिया, ठीक है। यूनिट जो होगा KH का वो क्या हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ KH बराबर क्या होता है, P अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। नहीं तो मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्रेशर, और प्रेशर का यूनिट क्या होगा, ATM। तो आपका जो KH का यूनिट होगा वो आपको प्रेशर के यूनिट के बराबर होंगे। किसके यूनिट के बराबर होंगे, तो प्रेशर के यूनिट के बराबर आपका KH का यूनिट होगा। ये आपको हेनरीज कांस्टेंट का कहानी था। अब कहता है कि डिफरेंट गैसेज का जो होते हैं pH मान आपको अलग अलग होते हैं। डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ KH इन डिफरेंट सॉल्वेंट। डिफरेंट वैल्यू ऑफ, या लिख सकते हैं अगला पॉइंट, डिफरेंट gases have different values of KH for different solvent.
ध्यान से समझिएगा। ये क्या कहता है कि डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ केच, यानी गैस को आप चेंज कीजिएगा, ठीक है, गैस को चेंज कीजिएगा, सॉल्वेंट को भी चेंज कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया कि जैसे हम एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे NaCl को पानी में मिला दिया, तो NaCl को पानी जब मिलाए तो वहाँ पर जो KH का मान होगा 100, ठीक है। और मैंने एक एग्जांपल नल प्रॉब्लम में दिया था कि नैप्थलीन को जब बेंजीन में आपने मिला दिया तो उसके KH का मान होगा 100। या फिर NaCl को आप NaCl को दूसरे किसी कंपोनेंट HCl में मिला दीजिए, NaCl को HCl में मिला दीजिए, वहाँ पर जो होगा 100। तो पोलर वाला तो जैसे पानी को अल्कोहल में मिला दिए, अल्कोहल को पानी में मिला दिए, ठीक है, या फिर अल्कोहल को मिथेनॉल को इथेनॉल में मिला दिए। तो आप सॉल्वेंट को चेंज कीजिएगा, ठीक है। अगर सॉल्वेंट को चेंज कीजिएगा, गैस को चेंज कीजिएगा, तब आपका केच का जो मान होगा वो आपको चेंज करते रहेगा। केच का मान क्या होगा, चेंज करेगा। अलग अलग गैसेज लेंगे, ठीक है, तो अलग अलग वैल्यू केच का होगा, अलग अलग सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट ये सारे चीज़ चेंज कीजिएगा तो वैल्यू आपका क्या होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। वैसे मैं आपको कुछ कहानी बताता हूं कि वैल्यू आपका केच का दिखा रहा हूं, वैल्यू ऑफ केच इन वाटर, वैल्यू ऑफ केच इन वाटर। यहाँ पर हम सॉल्वेंट को फिक्स कर दिए, ठीक है, सॉल्वेंट को फिक्स कर दिए। वैल्यू ऑफ केच ऑफ डिफरेंट गैसेस, गैस को आप डिफर कर दीजिए, डिफरेंट गैसेस का आपका केच मान हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। और सॉल्वेंट में हमने फिक्स कर दिया है वाटर में। सॉल्वेंट क्या कर दिए हैं कि फिक्स कर दिए हैं कि सॉल्वेंट आपका वाटर ही होगा, सॉल्वेंट आपको क्या होगा, वाटर होगा। और टेम्परेचर भी आपको फिक्स करना होगा। तो आपको मैं एक टेबल बता रहा हूँ, जिस टेबल में आपको समझाते हैं कि ये आपका गैसेज ले लेते हैं, एक तरफ हमने गैसेज को ले लिया, एक तरफ टेम्परेचर को ले लिया। टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो ये चेंज करेगा बेटा, ठीक है। और एक तरफ जो आपका केच का मान होगा किसके साथ, इन वाटर में। केच का मान किस में, तो वाटर में। यहाँ पर केच का मान आप ले सकते हैं, ठीक है। केच का मान हम जो दिखा रहे हैं वो यूनिट आपको लिख देते हैं, हम दिखा रहे हैं किलो बार में। किस में दिखा रहे हैं, किलो बार। प्रेशर का ही यूनिट होता है। तो अलग अलग गैस लीजिएगा, तो जैसे हीलियम गैस लीजिएगा तो हीलियम का क्या होगा, वैसे मैं सबका वैल्यू आपको दिखा दूं तो आपको शायद समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। जैसे अब आप वैल्यू को ले लीजिए अलग अलग, तो आपको हीलियम गैस हम ले लेते हैं। कौन सा गैस लेते हैं, हीलियम। टेम्परेचर आप ले लीजिए 293, टेम्परेचर कितना ले लीजिए 293। तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो हो जाएगी 144.97। इसका सॉल्युबिलिटी कितना हो जाएगा, 144.97। वैसे ही हीलियम के बाद आप गैस ले लीजिए हाइड्रोजन। कौन सा गैस लिए, हाइड्रोजन। टेम्परेचर आप उतना ही रहने दीजिए, 293 टेम्परेचर रहने दीजिए। और उसके बाद इसकी जो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी वो 69.97 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन के बाद आप गैस ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, ठीक है। किस गैस को ले लीजिए, नाइट्रोजन को ले लीजिए, ठीक है। टेम्परेचर आप उतना ही रहने दीजिए, 293 रहने देते हैं। टेम्परेचर कितना है, 293 आपको रहने दिए हैं। और इसके बाद जब इसका वैल्यू लिखिएगा तो 76.48 होगा, 76.48 आपका आ जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू आपका 16 होता है। कितना के बराबर होता है, 69.16 के बराबर। ये आपको इतना हो जाएगा। वैसे ही आपको फिर नाइट्रोजन गैस ले लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं। तो इससे 10 बढ़ा देते हैं, 303 पर लेंगे तो ये आपको चेंज होके 88 पॉइंट कितना आ जाएगा, 88.84 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन गैस ले लीजिए, टेम्परेचर चेंज कीजिए, ऑक्सीजन का भी चेंज कीजिए टेम्परेचर। O2 गैस आप लीजिएगा 293 पर निकालिए, 293 पर इसका जो वैल्यू आ जाएगा 34 पॉइंट कितना आ जाएगा, 34.86 आ जाएगा, 34.86 आ जाएगा। फिर O2 को लीजिए किस पर, तो 303 केल्विन पर। टेम्परेचर जो हम ले रहे हैं उसका भी यूनिट बेटा लिख लो, यहाँ पर ये केल्विन में लिया जा रहा है। फिर इसका चेंज करके कितना हो जाएगा, तो 40.03 हो जाएगा, 40.03 कितना हो जाएगा, किलो बार। उसके बाद और भी आप वैल्यू ले सकते हैं। आर्गन का 298 पर, आर्गन का 298 पर ये 46.82 हो जाएगा। आर्गन का आप लीजिएगा तो आर्गन का कितना पर, तो 298 केल्विन पर मैं दिखा देता हूँ आपको। आर्गन का 298 पर 40.3 होता है, 298 पर 40 पॉइंट कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। ऐसे ही आप और भी गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड का 298 पर 1.67 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का 298 पर
67 होता है। तो ये मैं आपको कुछ वैल्यू दिखा दिया हूँ केएच का। तो इसमें क्या किए हैं, गैस को चेंज किए हैं, टेम्परेचर चेंजेज हुआ है, लेकिन सॉल्वेंट को हमने सेम रखा है। सॉल्वेंट ये आपका वाटर में जब इस सब को मिलाइएगा इन सारे को, तो केएच का जो मान आपका आएगा, केएच का मान जो आपका हेनरीज कांस्टेंट था उसका किलो बार में ये यूनिट आएगा, ये आपको दिमाग में रखना है। मैंने पहले भी लिख दिया है कि गैस, अगर यहाँ पर गैस को चेंज कर दीजिएगा, यानी ये वाटर है आपका, इसको भी चेंज कर दीजिएगा, इसको भी चेंज कर दीजिएगा, टेम्परेचर चेंज, यानी टेम्परेचर चेंज करने पर केएच का मान बदलेगा, सॉल्वेंट चेंज करने पर केएच का मान बदलेगा, और सॉल्यूट चेंज करने पर केएच का मान बदलेगा। तीनों केस में आपके केएच के मान चेंज करेंगे। यही मेरे समझाने का उद्देश्य था, जो आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो केएच फॉर सेम गैस इज डिफरेंट, सेम गैस इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगला पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, केएच फॉर सेम गैस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट, फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट। यानी आपको क्या, गैस को सेम रखना है, गैस को सेम रखेंगे, सॉल्वेंट को चेंज करेंगे, फिर भी केएच का मान क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। ये भी आपको समझना होगा। तो केएच को बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाइएगा केएच बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट और हम यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं कि केएच को आप अगर बढ़ाते हैं, केएच को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप दिखाई भी दे रहा होगा, जब हमने गैस को भी सेम रखा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, केएच का मान भी आप दिखाई दे रहा होगा, नाइट्रोजन का दिखाई दे रहा होगा, यहाँ 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 दिखाए हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ यहाँ ये दिखाया गया है। ठीक है, ये आपका दिखाया गया, ऑक्सीजन का भी दिखाया गया है। O2 का 303 केल्विन पर जो होगा वो आपको कितना होगा, 46.82 हो जाएगा। ये 8 लिखा हुआ है बेटा, 82, 46.82 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 46.82 लिखा हुआ था। कितना लिखा हुआ है, 46.82। ठीक है, ये आपका आ रहा है। तो आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, ये गैसेज भी सेम है, सॉल्वेंट भी सेम है, फिर भी वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इट मीन्स क्या, आप केएच को बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने के बाद आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका मोल फ्रैक्शन जो आपके होंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, केएच का मान बढ़ेगा, केएच का मान बढ़ेगा, इट मीन्स क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड घटेगा। ठीक है, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिक्विड आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस का लिक्विड में मोल फ्रैक्शन घट जाएगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएंगे, आपके घट जाएंगे। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के दूर भागेंगे, मॉलिक्यूल्स अब एक दूसरे के दूर भागेंगे, तो दूर भागने का मतलब ये है कि टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा तो केएच का मान आपको बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो केएच का मान बढ़ जाएगा, केएच का मान आपका बढ़ गया, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन गैस में जो लिक्विड मिला हुआ था, गैस में जो लिक्विड मिला हुआ था उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट आगे की ओर देखते हैं कि आगे हमारा क्या है। ठीक है, आगे हमारा पॉइंट क्या है, तो आगे हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले कुछ स्पेस छूटा हुआ है, तो मैं ज़रा इसका चर्चा कर लूँ कि आपको क्या होगा। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि वाई एक्वेटिक एनिमल्स और स्पेसीज becomes more comfortable in cold water than hot water, in cold water than hot water। हॉट वाटर के अपेक्षा आपका कोल्ड वाटर में जो एक्वेटिक एनिमल्स होता है वो अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। क्या, ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, क्यों, क्योंकि कोल्ड वाटर में टेम्परेचर आपका कम होता है। क्यों करता है, तो इसका सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं सिंपली क्या, इन कोल्ड वाटर, जब ठंडा पानी होगा तब आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, टेम्परेचर आपके कम हो जाएंगे। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड बढ़ जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड सॉल्यूशन इंक्रीज कर जाएगा।
लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इस मीन्स उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन आपको डिजॉल्व मिलेगा पानी में, तो सांस लेने में उसे सुविधा होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ था, नो डाउट कि आपको समझ में नहीं आया होगा, एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए क्या कहता है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज इतना पास्कल 298 केल्विन, कैलकुलेट द quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packaged under 2.5 atm CO2 pressure at 298 केल्विन। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आपको समझ में आ गया। कहता है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट के लिए आपको बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब पानी में मिलाते हैं तो इतना पास्कल उसका प्रेशर होता है, इतना आपका टेम्परेचर होता है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, तो 500 ml सोडा वाटर में 500 ml सोडा वाटर में कितना अमाउंट आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस का घुला हुआ रहेगा, जब उसको घुलाया जो जाएगा उसमें जो मिलाया जाएगा वो इतना ATM प्रेशर पर मिलाया जाएगा और इतना टेम्परेचर पर मिलाया जाएगा। तो 500 ml में कितना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी वही आपको निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। PCO2 बराबर क्या होगा, KH गुने मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। PCO2 बराबर KH गुने क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। अब सारे वैल्यू को क्या करना है, आपको पुट कर देना है, फटाफट वैल्यू को डालिए। तो PCO2 आपका कितना दिया हुआ है, प्रेशर जो दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, ये आपको दिया हुआ है। KH का मान दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। तो KH का मान डाल दीजिए आपका 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इतना पास्कल दिया हुआ है। अब आपको कह रहा है 2.5 ATM आपका दिया हुआ है। पी प्रेशर जो CO2 का मिलाया गया है वो आपको 2.5 ATM दिया हुआ था। ATM को पास्कल में चेंज कीजिएगा तो 1.01 इंटू 10⁸ क्या डालेंगे, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा, तो 10⁵ पास्कल के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10⁵ पास्कल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो गैस के नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने होंगे। तो गैस के नंबर ऑफ मोल्स आप निकालेंगे कैसे, तो फटाफट गैस के नंबर ऑफ मोल्स को निकालना तो होगा ही हमारे पास। तो चलिए अभी रहने देते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को ऐसे ही, यहाँ से पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। कुछ पास्कल से पास्कल आपका कट ही जाएगा, तो आपको क्या आएगा, तो मोल फ्रैक्शन जो गैस का आ जाएगा वो आपको कितना आ जाएगा, 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ अपॉन 1.67 इंटू 10⁸ के बराबर आ जाएगा। कितना के बराबर आ गया, 10⁸ के बराबर आ गया। अब फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने के बाद आपको जो आएगा वो वैल्यू लाइए। तो 1 पॉइंट आप सॉल्व कीजिएगा जैसे ही आप इसको, तो 1.52 ये वैल्यू जो आपको कट कुट के आ जाएगा, ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। और ये वैल्यू आपको कट के कितना आ जाएगा, 1.52 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो नंबर ऑफ CO2 गैस, CO2 बटा सोडा वाटर है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। और ये किसके बराबर, 1.52 इंटू 10⁻³ के बराबर, इतना आपका आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, नंबर ऑफ मोल्स का संख्या। अब नंबर ऑफ मोल्स जो आपको दिए हैं उसके विषय में आपको सोचना होगा कि एक CO2 जो है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज वेरी वेरी लेस विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। यानी क्या, नंबर ऑफ मोल्स जो आपका CO2 का है वो आपको बहुत कम है। किसके कंपेरिजन में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O के कंपेरिजन में आपको बहुत कम दिया हुआ है। तो जब दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हेयर H2O नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज नेग्लिजिबल, क्या मान लेंगे इसको, नेग्लिजिबल मान लेंगे। नेग्लिजिबल मानेंगे किस, विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो यहाँ पर इसके कंपेरिजन में ये नेग्लिजिबल, इसके कंपेरिजन में ये नेग्लिजिबल, हालांकि CO2 तो है ही, तो ऊपर ये अकेले है तो रहेगा, लेकिन नीचे जो वाटर के साथ CO2 है इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा वो यहाँ पर हम सॉल्व करके दिखा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। वहाँ पर आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बट्टा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपका H2O आ जाएगा केवल सिंपली। और ये कितना के बराबर है, तो 1.52 इंटू 10⁻³ के बराबर। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 जो आ जाएंगे वो आपको कितने आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 1.52 इंटू 1.52 इंटू 10⁻³ और गुने क्या आ जाएगा,
तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर का आपका कितना दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना होगा। तो वाटर का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालिएगा, तो वाटर का नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमको वाटर आपका कितना दिया हुआ है, तो आप कहाँ गए फटाफट, हाँ 500 ml आपका दिया हुआ है। तो 500 ml, तो वाटर का जो नॉर्मल डेंसिटी होता है, यानी नॉर्मल डेंसिटी ऑफ वाटर, यहाँ से देखिएगा नॉर्मल डेंसिटी जो आपका वाटर का होता है, मैंने इसे पहले भी बताया है, ऑफ वाटर जो होगा वो आपको कितना हो जाएगा, तो 1 ग्राम पर ml हो जाएगा, 1 ग्राम पर ml। तो 500 ml दिया हुआ है, तो मास कितना हो जाएगा, तो 500 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500 ग्राम इसका मास हो जाएगा। और इसको कितना से भाग दे देंगे, तो 500 ग्राम को भाग दे देंगे 18 से, तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर का निकल जाएगा। अब इसको क्या करना होगा, तो आपको सॉल्व करना होगा, फटाफट इसको सॉल्व कीजिएगा। तो सॉल्व करने के बाद आपको कितना आएगा, तो आपको डायरेक्ट हम वैल्यू निकाल देते हैं, ये आपका इतना आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आएगा वैल्यू वो क्या आ जाएगा, तो ऊपर में हम लिख देते हैं, ये डेसिमल उड़ा के 2 शून्य उड़ा देते हैं, लिख देते हैं 152 गुने 5 बट्टा 18 गुने 10 पे पावर -3 आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स आपका कार्बन डाइऑक्साइड का मास x मान लेते हैं, मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो जाएगा, CO2 का, इसका हो जाएगा 12 और इसका हो जाएगा कितना, तो 16 गुने 2 32 और 12 कितना हो जाएगा 44। ठीक है, तो ये आपको 44 हो गया। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 152 इंटू 5 इंटू 44 अपॉन 18 इंटू 10⁻³ ठीक है। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा, 1.84 ग्राम के करीब आएगा। और ये लगभग आपको डी के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, डी के बराबर होगा। तो ये भी आपको बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन आपको मैंने बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास क्या है टॉपिक, सो देखेंगे। तो आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन अवेलेबल है आपके पास। वो क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। तो ये आपका IIT JEE 2019 का क्वेश्चन है, JEE आपका 2009 का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह क्या कहता है, द केज फॉर नाइट्रोजन गैस इन वाटर, क्या कहता है, नाइट्रोजन गैस जो आपका पानी में मिलाया गया है इतना केल्विन पर, उसमें उसके केज का मान हमको कितना दिया गया, इतना ATM दिया गया। कहता है मोल फ्रैक्शन जो नाइट्रोजन गैस का है, एयर में मोल फ्रैक्शन जो नाइट्रोजन गैस का है वो आपको 0.8 दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स जो आपको नाइट्रोजन गैस के एयर में है, जब उसको डिजॉल्व किया गया है 10 मोल वाटर में, कितना पर, तो 298 केल्विन और 5 ATM प्रेशर पर, 298 केल्विन और 5 ATM प्रेशर पर जब 10 मोल पानी में नाइट्रोजन गैस को, नाइट्रोजन जो गैस है एयर में, एयर के साथ नाइट्रोजन गैस है, एयर से नाइट्रोजन गैस को लेकर 10 मोल पानी में आपको 298 केल्विन और 5 ATM पर आप अगर मिलाते हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स का संख्या क्या होगा, वही आपको पूछ रहा है। KH आपको ऊपर दिया हुआ है कि 298 केल्विन पर नाइट्रोजन गैस जो पानी में मिलाया गया है, 298 केल्विन पर जो वाटर में मिलाया गया है वो इतना दिया गया है। मोल फ्रैक्शन का एयर में जो नाइट्रोजन गैस का इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को पार्शियल प्रेशर निकालना होगा नाइट्रोजन गैस का इन एयर में। तो निकालते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इन एयर। पहले एयर में जो पार्शियल प्रेशर होगा उसको आपको कैलकुलेट करना होगा। तो एयर में जो पार्शियल प्रेशर होगा उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको डाल्टन्स का नियम लगाना होगा। डाल्टन्स का लॉ लगाइए और डाल्टन्स के नियम से पार्शियल प्रेशर जो एयर में होगा वो निकाल लीजिए। तो डाल्टन्स का लॉ से निकालते हैं। डाल्टन्स लॉ लगाएंगे जैसे ही, तो आपको डाल्टन्स के नियम से जैसे ही देखिएगा तो PN2 जो हो जाएगा वो आपको किसके बराबर हो जाएगा, तो P टोटल गुने मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन एयर, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन एयर। तो टोटल प्रेशर बटा नाइट्रोजन गैस जो होगा, मोल फ्रैक्शन जो होगा एयर में, वो आपको निकालना होगा। तो टोटल प्रेशर आपका कितना दिया हुआ है, तो टोटल प्रेशर दिया हुआ था 5 ATM। कहाँ था, हाँ टोटल प्रेशर आपको कितना दिया हुआ, 5 ATM। तो टोटल प्रेशर आपका 5 ATM है। और ये आपको मोल फ्रैक्शन जो आपका दिया गया है इनटू कर देंगे। मोल फ्रैक्शन आपका इसका है, तो नाइट्रोजन गैस का एयर में कितना दिया हुआ है, 0.8 दिया हुआ है। अब इसको गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 ATM आ जाएगा। तो एयर में जो नाइट्रोजन गैस के कारण,
एयर में जो नाइट्रोजन गैस के कारण प्रेशर है वो आपको 4 एटीएम है। एयर में प्रेशर कितना है तो 5 एटीएम। इसका मतलब 1 एटीएम प्रेशर जो होगा वो आपको दूसरे गैसेस के कारण होंगे। तो 1 एटीएम यानी रेस्ट मस्ट बी O2 इन एयर। आपका दूसरा अगर कोई गैस आपको एयर में उपस्थित है ज़्यादा अमाउंट में तो वो आपको क्या है तो ऑक्सीजन है। रेस्ट मस्ट बी O2 इन एयर, ठीक है। तो आपका प्रेशर जो होगा O2 के द्वारा O2 इन एयर, एयर में जो O2 के द्वारा प्रेशर हो जाएगा। टोटल 5 एटीएम था, 4 एटीएम आपको कौन लगा दिया तो 4 एटीएम लगा दिया आपको नाइट्रोजन गैस। तो 1 एटीएम कौन लगाएगा तो 1 एटीएम आपको ऑक्सीजन गैस के द्वारा प्रेशर लगाया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे XN2 जो डिजॉल्व है सॉल्यूशन में उसको, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट the XN2 gas in solution by using कौन सा लॉ हेनरी लॉ। अब यहाँ पर क्या करेंगे हेनरीज लॉ का इस्तेमाल करेंगे और फटाफट बता देंगे कि आपको नाइट्रोजन गैस जो आपका डिजॉल्व है वो क्या है। तो फटाफट लगा दिए PN2 बराबर KH गुने XN2, दोनों का निकाल लीजिए। तो दोनों में अलग अलग निकालिएगा। PN2 बराबर क्या हो जाएगा KH गुने X गैस के XN2, X क्या हो जाएगा N2 किस में तो PN2 आपका कितना है तो 4 एटीएम आपका ये लगा रहा है। KH का मान आपको इसका कितना दिया हुआ है तो 1.0 इंटू 10 टू दी पावर 5, तो 1.0 इंटू 10 टू दी पावर 5 दिया हुआ है। आगुने मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन गैस का कितना था तो 0.8। मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन गैस का कितना दिया हुआ है तो जो आपका X नाइट्रोजन डिजॉल्व है वो आपको निकल जाएगा। तो यहाँ से पहले आप क्या कीजिए कि XN2 डिजॉल्व इन सॉल्यूशन निकाले, N2 डिजॉल्व इन सॉल्यूशन निकाल दीजिए। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि X नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, डिजॉल्व इन सॉल्यूशन में जो नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व होगा वो कितना हो जाएगा तो 4/1 इंटू 10 टू दी पावर 5 बराबर 4 इंटू 10 टू दी पावर 5 कितना आ गया 4 गुने 10 टू दी पावर 5 आ गया। 4 गुने 10 टू दी पावर क्या आ गया 5 की -5, 10 टू दी पावर 5 था ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा। 4 इंटू 10 टू दी पावर -5 आ गया। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन में क्या है उसका कहानी देख लेते हैं, देन आफ्टर आगे बढ़ेंगे। अब हमको ये निकल गया कि नाइट्रोजन गैस जो सॉल्यूशन में था तो सॉल्यूशन में नाइट्रोजन गैस का जो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन था वो आपको आ गया। अब आपको जो मोल फ्रैक्शन आपको नाइट्रोजन गैस का सॉल्यूशन में यही आपको निकालना था, ये आपको कितना आया तो 4 इंटू 10 टू दी पावर -5 आ गया। अब नाइट्रोजन गैस विथ वाटर है, नाइट्रोजन गैस क्या है विथ वाटर है, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस बट्टा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। ये दो चीज़ ये आपका किसके बराबर हो गया तो 4 इंटू 10 टू दी पावर -5 के बराबर होगा। वही कहानी कि आपका नंबर ऑफ ये नाइट्रोजन गैस जो है, नाइट्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो वाटर के कंपेरिजन में आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के कंपेरिजन में बहुत कम है, इसलिए नाइट्रोजन को नेगलेक्ट कर देंगे। तो आएगा क्या नेगलेक्ट करने के बाद हमारे पास तो आ जाएगा मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस बट्टा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बराबर क्या 4 इंटू 10 टू दी पावर -5। तो नंबर ऑफ मोल्स आपका नाइट्रोजन गैस का जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा तो 4 इंटू 10 टू दी पावर -5 गुने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो 4 इंटू 10 टू दी पावर -5 वाटर का नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है तो वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं इसमें क्वेश्चन में 10 मोल आपका वाटर दिया हुआ है। तो उन्हें 10 कर देंगे यानी क्या आ जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर -4, 4 इंटू 10 टू दी पावर -4। तो 4 इंटू 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा। 4 इंटू 10 टू दी पावर -4 यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स आपके नाइट्रोजन गैस के आ जाएंगे। तो ये भी आपका IIT JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन था। मैंने क्या किया टोटल के हिसाब से तो पहले तो हम लोग टोटल निकालिए कि नाइट्रोजन के कारण
जो एयर में कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा था नाइट्रोजन अकेले, क्योंकि 78% नाइट्रोजन होता है, 28% ऑक्सीजन होता है, 1% में सब होता है। तो अकेले ये टोटल 5 एटीएम था, 4 नाइट्रोजन क्रिएट कर रहा था, 1 ऑक्सीजन कर रहा था। तो हमको मतलब कितना से था, 4 ही से तो मतलब था, ऑक्सीजन तो इसमें है नहीं, तो हमको 4 से मतलब था, तो 4 के कारण निकाल दिए फटाफट क्या था। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला टॉपिक हमारे पास क्या कहता है कि रियल गैस एग्जांपल्स ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के कुछ आपके रियल एग्जांपल हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, इससे भी आपका थ्योरी और बोर्ड में क्वेश्चंस आता है। तो पहला आपका सोडा बोतल फिजेज व्हेन ओपेंड। पहला एग्जांपल हम बताते हैं आपको, सोडा बोतल फिजेज व्हेन ओपेंड। सोडा बोतल फिजेज व्हेन ओपेंड, आपका क्या होता है कि आप कोल्ड ड्रिंक्स देखिएगा या आपका शराब उराब का बोतल जो हाई प्रेशर में कोल्ड ड्रिंक्स अगर ठंडा रहता है तो उसमें देखिएगा कि बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा, तो हाई प्रेशर में उसमें क्या किया जाता है कि गैस को मिला दिया जाता है। हाई प्रेशर में गैस को मिलाते हैं तो जैसे ही हम ढक्कन को खोलते हैं तो अंदर गैस जो आपका बोतल के अंदर होता है, लिक्विड के अंदर, वो आपको हाई प्रेशर पर होता है, बाहर का प्रेशर बहुत कम होता है, तो दोनों का प्रेशर डिफरेंस बढ़ जाता है, तो एकाएक आपका गैस जो होता है लिक्विड का वो बाहर निकलने लगता है, और परिणाम ये होता है कि उस गैस के प्रेशर के बाहर, प्रेशर के साथ बाहर आने के साथ बहुत सारे लिक्विड सब्सटेंस भी आपको क्या कर देते हैं, फ्रीज कर देता है। तो आप अगर देखिएगा, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा क्या होगा। जैसे मैं आपको ये डायग्राम बना दूँ और इसमें आप देखिएगा तो क्या होगा, तो ये गैस के बबल्स होंगे, हाई प्रेशर में आपको डाला गया है, ठीक है, और ये जो आपका इसमें है तो इसमें आपको बहुत सारे जो है यानी लिक्विड है, और लिक्विड में ये हाई प्रेशर पर गैस को डाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर CO2 गैस क्या है, CO2 डिजॉल्व्स इन क्या, CO2 डिजॉल्व्स एट हाई प्रेशर। यहाँ क्या किया गया है कि CO2 गैस को डिजॉल्व किया गया है, किसको, तो CO2 गैस डिजॉल्व्स इन हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पर क्या किया गया है, CO2 गैस को इसमें डिजॉल्व कर दिया गया, हाई प्रेशर पर CO2 गैस को डिजॉल्व कर दिया गया। और आप जैसे ही इस बोतल के ढक्कन को खोलेंगे, इस बोतल के ढक्कन को आप क्या कीजिएगा, जैसे ही ओपन कीजिएगा तो ओपन करने के साथ आपका क्या आएगा कि यहाँ से आपको CO2 गैस बाहर निकलेगा। क्या होगा, CO2 गैस बाहर निकलेगा व्हेन ओपेंड, ठीक है। आप जैसे ही इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है, व्हेन ओपेंड प्रेशर फॉल्स क्विकली, क्या हो जाएगा, प्रेशर फॉल्स सडनली। सडनली आपका प्रेशर क्या करेगा, फॉल करेगा। जैसे ही प्रेशर आपका फॉल करेगा, जैसे ही प्रेशर आपका फॉल करेगा, वैसे ही सॉल्युबिलिटी जो होगा गैस का, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पर जो लिक्विड में हम गैस को डाले हुए थे, ठीक है, वो आपको प्रेशर जैसे ही घटेगा, ठीक है, जैसे ही आपका प्रेशर घटेगा, ठीक है, वैसे ही क्या कर जाएगा कि सॉल्युबिलिटी आपका डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी जैसे ही डिक्रीज करेगा वैसे ही क्या होगा, CO2 गैस फिजेज आउट, CO2 गैस फिजेज आउट। CO2 गैस आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, तेजी से बाहर निकलेगा, फिजेज आउट क्विकली। CO2 गैस क्या होगा, तेजी से यहाँ से बाहर निकलने लगा। ये आपका एक रियल गैस एग्जाम्पल है जो आप सब जगह जाके दुकान पर देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये भी आप देख सकते हैं। दूसरा नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है कि जो आपका स्क्यू डाइवर्स होता है, क्या होता है, स्क्यू डाइवर्स जो होते हैं, डीप सी डाइवर्स हैव थिन ऑक्सीजन टैंक्स डाइल्यूटेड विथ हीलियम। डीप सी डाइवर्स हैव, लिख सकते हैं हम लोग, डीप सी divers has thin oxygen tank diluted with helium। diluted with helium क्या कहता है कि डीप सी डाइवर जो होता है, समुद्री गोताखोर जो होते हैं, समुद्री गोताखोर जो होता है जब समुद्र में जाता है तो वो अपने साथ क्या करता है कि समुद्री गोताखोर जो समुद्र में जाते हैं वो अपने साथ जो ऑक्सीजन का टैंक ले जाता है,
उस ऑक्सीजन के टैंक में बेटा क्या करता है कि हीलियम को मिला देता है। क्यों हीलियम को मिला देता है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हीलियम को मिला देता है। जैसे आप मान लीजिए कि ये आपका समुद्र है, ये आपका क्या है, समुद्र है, और इसमें आपको जो डाइवर्स है वो आपको मान लीजिए कि बहुत अंदर में है। जैसे मान लेते हैं कि इसका डाइवर्स जो है वो आपको इतना अंदर में, ठीक है, बहुत अंदर में ये बेचारा छलांग लगा रहा है, बहुत अंदर में गया हुआ है, ठीक है। जैसे ही आपका ये अंदर में गया हुआ है, ये आदमी जो आपको अंदर में दिखाई दे रहा है, ये आदमी बहुत अंदर में गया हुआ है। तो जैसे ही अंदर में जाएगा, तो अंदर में जाने के बाद वेन डाइवर्स जब अंदर में जाता है तो प्रेशर इज हाई, ठीक है, मोर O2 एंड N2 डिजॉल्व इन। तो क्या होगा कि जैसे ही ये डेप्थ को बढ़ाएगा, यानी बहुत ज़्यादा डेप्थ में आप चले जाइएगा, डेप्थ को इंक्रीज करना है, डेप्थ को डिक्रीज नहीं करना। डेप्थ को आप क्या कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अंदर चल जाइएगा तो प्रेशर आपका इंक्रीज कर जाएगा। प्रेशर क्या कर जाएगा, तो इंक्रीज कर जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा तो मोर अमाउंट ऑफ क्या हो जाएगा, तो मोर अमाउंट ऑफ O2 एंड CO2 डिजॉल्व्स इन ब्लड, डिजॉल्व्स इन ब्लड। क्या होगा, ब्लड में आपको ज़्यादा अमाउंट में CO2 गैस और N2 गैस, CO2 गैस और कौन सा गैस, मोर अमाउंट ऑफ CO2 कहते हैं, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। मोर अमाउंट में आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस ज़्यादा अमाउंट में आपके ब्लड में चला जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा अमाउंट में जब आपके ब्लड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन चला जाएगा तो जब आप रिटर्न बैक होइएगा, ठीक है, व्हेन दे रिटर्न बैक ऑन टू द सरफेस ऑफ अर्थ, pressure decreases quickly, surface of earth pressure decreases quickly। प्रेशर क्या हो जाएगा, जैसे ही अर्थ के सतह पर आएगा वैसे ही प्रेशर आपका तेजी से घट जाएगा। जैसे ही प्रेशर आपके तेजी से घटेगा तो क्या होगा कि द डिजॉल्व O2 और N2 जो होगा ब्लड का, the dissolved N2 and O2 in blood capillaries, O2 and N2 bubbles out in O2 and N2 bubbles out in blood capillaries या in capillaries and cause serious hazardous problem known as serious hazardous problem known as बेंड्स, ठीक है, नोन एज बेंड्स। क्या होता है कि आप समुद्र के अंदर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। जब प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा तो आप जो सांस लीजिएगा तो सांस लेने में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा जाएगा। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में नहीं जाए, उसको कम करने के लिए हम किसको मिला देते हैं, तो हीलियम को मिला देते हैं। किसको मिला देते हैं, तो हीलियम को उसके साथ मिला देते हैं ताकि वो ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी में न जाए। तो हमारे ब्लड कैपिलरीज में ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चला जाएगा और नीचे से आदमी जब ऊपर आएगा तो एकाएक क्या होगा, उसका तो प्रेशर, ब्लड कैपिलरीज जो होंगे ब्लड में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्सीजन होगा। जैसे ही सतह पर आएगा तो सतह पर आने के बाद वो क्या हो जाएगा कि ऊपर का टेम्परेचर, ऊपर का प्रेशर आपका बहुत कम हो जाएगा। तो बहुत कम हो जाएगा तो ब्लड, जैसे बोतल खोले थे सोडा का, एक बार फेंक दिया था तो पूरा वेन आपका फटने लगेगा, तुरंत फट जाएगा, आप हैजार्डियस सिचुएशन आ जाएगा, आपकी जान भी जा सकती है। जो अंग जैसे रहेगा वैसे ही टेढ़ा होकर वैसे ही पड़े हुए रह जाएगा, शरीर अड़ने लगेगा, बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द होने लगेगा, ये सिचुएशन आ जाता है। यह आपका डाइवर्स का कहानी था। और तीसरा मैं दिखाता हूँ माउंटेन, एट माउंटेन्स प्रेशर फॉल्स। आपका क्या होता है, तीसरा कहानी आप देखिएगा तो माउंटेन पर क्या होता है, ये आपके माउंटेन्स है, ठीक है, माउंटेन्स है, पहाड़ है। यहाँ अगर आदमी खड़ा है तो यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर क्या होता है बहुत तेजी से। एट माउंटेन्स प्रेशर फॉल्स सो लेस अमाउंट ऑफ O2, क्या होगा, एट माउंटेन्स
at mountains pressure falls, so less amount of O2 and N2 present in our blood, less amount of O2 and N2 present in our blood causes mental disorderness or disturbs, causes mental disorderness and disturbs क्या हो जाएगा? तो आपको ऐसा होगा कि जब आप बहुत ऊंचाई पर चल जाइएगा तो प्रेशर तेजी से घट जाता है, प्रेशर घटेगा तो आपको ऑक्सीजन का अमाउंट और नाइट्रोजन का अमाउंट कम मिलने लगेगा, तो उस स्थिति में आपको मेंटल डिसऑर्डरनेस भी हो सकता है, यानी आप पागल भी हो सकते हो और मानसिक रूप से आप बिल्कुल सेंसलेस भी हो सकते हैं। ये कहानी आपको आ जाता है, ठीक है। एक चीज़ और, एक टॉपिक इसमें बता हुआ है, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, एक लास्ट टॉपिक है वो आपको बता दें इसी में, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ के कुछ लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स हैं, यानी हेनरी लॉ कब कब एप्लीकेबल होगा वो आपको 2-3 पॉइंट ये भी है। पहला पॉइंट आपका ये है कि गैसेज शुड नॉट रिएक्ट विथ सॉल्वेंट। पहला पॉइंट, गैस आपको सॉल्वेंट से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, गैस शुड नॉट रिएक्ट विथ सॉल्वेंट, गैस शुड नॉट रिएक्ट विथ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का गैस के साथ रिएक्शन नहीं होना चाहिए, सॉल्वेंट का गैस के साथ रिएक्शन होगा तो तीसरे कहानी शुरू हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो आपका दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि ये एसोसिएट और डिसोसिएट, गैस शुड नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर गैस को ना एसोसिएट होना है, गैस शुड नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट इन सॉल्यूशन, सिएट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर गैस न एसोसिएट करेगा और न ही डिसोसिएट करेगा, ये नंबर 2 पॉइंट होना है। तीसरा पॉइंट, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में ये काम नहीं करता है, ठीक है, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, ठीक है, ये लॉ आपको हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में काम नहीं करता है। इस प्रकार आपका बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा जो लेक्चर था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज यानी थ्योरी का कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन का लास्ट कर गया। अब आप लोग क्या कीजिए, हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते इस पूरे को रिवाइज कीजिए, ठीक है, और प्रॉब्लम्स के लिए रेडी रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।